नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए ध्यान रखिएगा, 2021 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 158 नंबर पार्ट तक देख लिया था। आज हम लोग 159 नंबर पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है स्टैटिक जीएस का होता है, दूसरा आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो दोनों प्रश्नों को आप लोग बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करिए, चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। और दोस्तों, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जैसे जो नंबर है आपको जैसे मैसेज करना हो तो टेलीग्राम नंबर है, व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया गया है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, पेपर फर्स्ट का प्रश्न है। जीएस पेपर फर्स्ट का प्रश्न संख्या 317 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो लिखने से पहले कुछ सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए और अच्छे से उत्तर को लिखिए। इसके साथ में प्रेजेंटेशन के संदर्भ में क्या है कि जैसे फ्लो चार्ट है, डेटा है, डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का उपयोग करिए। जैसे दो लाइनें होती हैं, दो लाइनों के बीच में थोड़ा सा गैप भी रखिए और जो अच्छे शब्द जो होते हैं, वाक्य जो होते हैं, तो उनको थोड़ा सा अंडरलाइन भी करिए। तो ये सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से प्रश्न को लिखना है। दोस्तों, अब देखिए एक एक दिन निकलता चला जा रहा है। 207 दिन या 8 दिन लगभग बचे हैं। तो इन दिनों में आप लोग प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक एक दिन मैं इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट आज से आप लोग जो मुख्य परीक्षा की तैयारी है और जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी है उसको अच्छे से कर सकें। और आज के न्यूज़पेपर में भी दिया है कि देखिए जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए फॉर्म्स पड़े हैं, ध्यान रखिएगा, 2021 के लिए वो 7 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। ध्यान रखिएगा, 7 लाख के आसपास पहुंचे हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा में और भी ज़्यादा कठिन होने वाली है, क्योंकि देखिए 7 लाख हैं और लगभग अगर इसको एक 400 सीटें हैं तो अगर आप बांट कर देखें तो ये 1750 निकल कर आता है। कितना आता है? 1750। अब एक सीट पर, एक मेंस में जो व्यक्ति क्वालिफाई करेगा उसमें 1750 व्यक्ति एक सीट पर जाएंगे। अब आप सोच कर देखिए, ठीक है। अब एक सीट के लिए 1750 लोग जाने वाले हैं, ठीक है। जबकि मेंस में प्री में क्वालिफाई होगा ये, ठीक है, अगर एक सीट पर बांट कर देखें तो। अब होगा क्या कि जैसे मेंस में जो क्वालिफाई कराया जाता है तो वो 13 गुना है। मतलब एक सीट पर, पर्टिकुलर एक सीट पर कितने व्यक्ति हैं आपके? 13 व्यक्ति हैं। अब 12 लोगों से बेहतर उत्तर आप लोगों को लिखना है। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आप लोगों को बस केवल अच्छे से चीज़ों को करना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस जो है उसको बेहतर ढंग से करने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए एक तो समय निकल रहा है, ऊपर से कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। तो सारी चीज़ों को समझते हुए आप लोगों को बेहतर ढंग से जो उत्तर है उसको लिखने का प्रयास करना है। जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी बेहतर ढंग से करनी है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपको बेहतर ढंग से करनी है, और दोनों की तैयारी जैसे 1 घंटे समय जो है आप मुख्य परीक्षा को दीजिए, बाकी का समय जो है आप प्रारंभिक परीक्षा को दे दीजिए। तो इस तरीके से चीज़ों को करना है। 2021 में अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो इन सारी बातों का खास ख्याल रखिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस 2021 के बैच में मिल जाएगी। जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं बैच, यह नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, ध्यान रखिएगा, 9140085178। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आइए, आज का जो प्रश्न है पेपर फर्स्ट का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 317 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। अब देखिए, भारत सरकार अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिवर्तनों के महत्व पर टिप्पणी करनी थी। सबसे पहले तो परिवर्तन बताने हैं आपको, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद में आप लोगों को उसके प्रभावों को बताना है कि भाई इसका महत्व क्या रहा। सारी चीज़ों को आप लोगों को कंप्लीट करके बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो भारत सरकार अधिनियम देखिए जो था, ठीक है, यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर आधारित था। और
एक वैश्विक स्तर पर भी दबाव पड़ रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी भी लेनी थी। इधर होम रूल आंदोलन चल रहा था और अन्य क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहे थे, तो इनके दबाव में यह जो संवैधानिक सुधार हुए थे, ये सरकार की व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, कि विवश हो जाती है सरकार और इस एक्ट को पारित करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती हैं कि इसके प्रावधान को सबसे पहले समझिए कि एक एक प्रावधान कौन कौन सा था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की जहाँ तक बात की जाती है, तो इसमें देखिए प्रांतीय स्तर पर शासन की दोहरी प्रणाली को अपनाया गया था। दोहरी प्रणाली को, जैसे इसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक तो था आरक्षित विषय कि जिन पर जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी वो अपना डिसीजन लेगी। दूसरा थी कि सरकार जो चुनकर आती है, निर्वाचित होकर आती है, जो उत्तरदायी सरकार थी, वह इन चीज़ों पर निर्वाचित जो होकर जो आती है वो हस्तांतरित विषयों पर अपना देखेगी। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया थी। पहला जो पॉइंट था, प्रांतीय स्तर पर शासन की दोहरी प्रणाली अपनाई गई। एक उत्तरदायी सरकार की भी स्थापना करी गई कि जैसे प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाती है। किस एक्ट के माध्यम से? भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से। देखिए इसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया था। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने का भी इसमें प्रावधान था। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें देखिए केंद्रीय एक विधानसभा होती थी और दूसरा आपका राज्य परिषद होती थी, तो ये पूरा का पूरा प्रावधान था। अगला था कि इसमें देखिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का गठन भी किया गया था, जो कि 1909 से होता होता आपका इधर आया था। ठीक है, जिनमें आपका सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन किया जाता था। और क्या था कि जैसे मतदान का जो अधिकार था वो सीमित व्यक्तियों को था। सीमित व्यक्तियों का संदर्भ यही है कि भाई जिसके पास संपत्ति है, कर है, शिक्षा है, जो टैक्स पे कर रहे हैं, अच्छे शिक्षित व्यक्ति हैं, वही लोग वोट कर पाएंगे। अगली चीज़ क्या थी कि जैसे इस एक्ट के माध्यम से वायसराय की परिषद में 3 सदस्यीय जैसे 6 सदस्य था। ठीक है, तो 3 सदस्य भारतीय होंगे, ये भी एक बड़ा चेंज किया गया था। ठीक है, और सबसे पहली बात यह है कि सर्वप्रथम ये हुआ था कि जो बजट, जैसे केंद्रीय बजट होता है और एक राज्य का बजट होता है, दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। तो ये भी एक बजट पृथक्करण का भी कार्य इस एक्ट के माध्यम से किया गया था। और क्या था कि जैसे भारत का राज्य सचिव जो थे, तो उनका वेतन पहले भारतीय कोष से मिलता था, लेकिन अब ब्रिटिश कोष से दिया जाएगा। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स थे। अब इन्हीं के आधार पर आपको विश्लेषण करना है क्या क्या प्रभाव हुए। ठीक है, तो देखिए महत्व की जहाँ तक बात की जाती है, परिवर्तन जो हुए, तो इनका जैसे कहा जाता है कि जो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे, तो इसी के उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और उसी पर हंटर समिति बनती है और उसके बाद यही मार्ग प्रशस्त करता है असहयोग आंदोलन को क्रियान्वित करने का। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, हमारे देश में क्या है, संवैधानिक प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति भी की जाती है। ठीक है, तो ये एक आधार बनता है जाके, जैसे 1935 के एक्ट की बात कही जाएगी या जो 1919 का एक्ट है, ये आधार देता है 1935 के एक्ट को। और 1935 का एक्ट जो है वो पूरा का पूरा एज इट इज़ कुछ परिवर्तनों के साथ में हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से यह संविधान का भी आधार बनता है जाके। कौन सा? जो 1919 का अधिनियम था यह। ठीक है, और क्या था कि जैसे सांप्रदायिक पंचायत की बात कही जाती, तो ये भी इसका प्रतिफल माना जाता है। अगली चीज़ क्या थी? अगली चीज़ थी कि जैसे प्रांतीय विधानसभाओं को स्वशासन का दायित्व दिया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज था। और ये हो सकता है ये आपका 1919 का एक्ट आया था इसी के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। कुछ पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में भी हैं तो उनको भी ऐड करिए और अच्छे से प्रश्न को आप लोग लिखने का प्रयास करिए। देखिए 200 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए अपने शब्दों में, और जो भी प्रेजेंटेशन के संदर्भ में हैं, जो भी चीज़ों के संदर्भ में हैं, उनको आप ऐड करिए और अच्छे से प्रश्न को लिखिए। ठीक है, इसकी PDF जो है आप लोगों को जो UPPCS मेंस 2021 का बैच चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या
318 है और 125 शब्द सीमा में आप लोगों को प्रश्न लिखना है। करंट अफेयर का प्रश्न है, समसामयिक प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न ज्वलंत मुद्दों से संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनके लिए भी आप लोगों को तैयारी करनी होती है। तो अच्छे से चीज़ों को पढ़िए। जो भी समय है उसमें मुख्य परीक्षा के 2-2 प्रश्न आप लोग डेली लिखते रहिए, ठीक है। जो भी समय है उसमें आप काम करिए अपना। देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन के संदर्भ में है कि जैसे कुछ डेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए। 1-2 लाइनों के बीच में थोड़ा-सा गैप रखिए और आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। और जो अच्छे कीवर्ड और लाइनें जो होती हैं तो उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। अब देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के उत्तरदायी कारणों का विवरण दीजिए। तो देखिए तेल की बढ़ती कीमत क्यों बढ़ रही है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तेल की कीमतों का कुछ डेटा है उसको भी आप लोग देख लीजिए कि जैसे पहले क्या था, जो यूपीए की सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय देखिए तेल का आयात जो किया जाता था बहुत ज़्यादा कहा जाता था, ठीक है, तो ये 83% था। और नई सरकार, जब एनडीए की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है भारत में, तो होता क्या है कि बीजेपी की सरकार जो है अपना आयात का जो लक्ष्य रखती है 2022 तक, उसमें 10% कटौती करने का लक्ष्य बनाती है। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 और आपका जो है लॉकडाउन की वजह से क्या है कि स्थितियां ऐसी बनती हैं, अर्थव्यवस्था जो है बहुत बुरी स्थिति में जाती है। तो इस वजह से और उसी समय, उसी पीरियड में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लॉकडाउन के पीरियड में ही जो भी चीज़ें थी वो तेल उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो गया था, ठीक है। जितने भी ओपेक कंट्रीज़ थे उन्होंने अपना तेल का भंडारण जो तेल का उत्पादन है वो कम करने लगे। तो ऐसी स्थितियों में क्या हुआ कि तेल के रेट, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा कि तेल कोई खरीद ही नहीं रहा था, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में क्या हुआ कि भारत ने आयात किया 19-20 में, 2019 और 20 में आयात जो है बढ़कर, इन्होंने 2022 तक का लक्ष्य रखा था आपका 10% कटौती का, लेकिन 5% की बढ़ोतरी हो गई। पहले 83 था, अब 88 हो गया था, ठीक है। और जो देश में तेल के भंडार नहीं बचे, तो ये भी सारी परिस्थितियां तेल को कीमतों को बढ़ाने में उत्तरदायी हुई। अब देखिए कुछ अन्य चीज़ों पर भी बात करते हैं। जो तेल की असलियत में बढ़ती हुई कीमतों के कारण जो हैं, उनके कारण कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारे देश में जैसे क्रूड ऑयल जो होता है, कच्चा तेल जो होता है, तो बाहर से आयात किया जाता है। फिर उस पर क्या है, राज्य की और सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी लगती है, वैट लगता है। तो ये सारी चीज़ें, उत्पाद शुल्क जो लगाया जाता है। तो देखिए पेट्रोल में 2/3 केवल टैक्स है। 2/3 क्या है, टैक्स है। तो ये आप सोच के देखिए, टैक्स जैसे हमारी जीडीपी -23.9 पहुंची थी, ठीक है, लगभग 24% निगेटिव में, ठीक है। तो इसकी भरपूरी करने के लिए भाई कहीं ना कहीं से तो पैसा हमें मार्केट में लाना ही पड़ेगा। तो उन्हीं चीज़ों को सही करने के लिए सरकार ने, अब देखिए हर जगह पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। वो चाहे आपका प्लेटफॉर्म का टिकट का हो कि जैसे पहले 10 रुपये था, 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, इस तरीके से है। जो शॉर्ट रेंज का किराया है उसको भी बढ़ाया गया है। अब देखिए हर जगह पर ये जो भी चीज़ें हैं वो रेट बढ़ाए जा रहे हैं। और क्या है कि जैसे देश में देखिए तेल शोधन में शिथिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है जाकर तेल की बढ़ती कीमतों का। बाजार में जैसे देखिए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो 62.91 डॉलर प्रति बैरल जो है पेट्रोल है। अब हमारे देश में पेट्रोल पंपों पर कितना रुपए लीटर होना चाहिए, तो ये 31 से 33 रुपए लीटर प्रति लीटर होना चाहिए, लेकिन है कितना, 100 रुपये, ठीक है। 100 के आसपास, कहीं पर 95, कहीं पर 92, कहीं पर 96, 98, इस तरीके से है। तो आप सोच कर देखिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना टैक्स लगा रही है।
पिछले साल की जहाँ तक बात की जाती है तो देखिए पिछले साल में पेट्रोल जो है, ठीक है, पेट्रोल पर 258% उत्पाद शुल्क लगाया गया था, ठीक है, और डीजल पर 820% उत्पाद शुल्क लगाया गया, जिससे सरकार को क्या हुआ, 21 लाख करोड़ की कमाई भी होती है, ठीक है। अब ये कुछ डेटा मिलकर क्या कहता है कि भाई अगर जो भी टैक्स है उसका अमाउंट अगर कम कर दिया, उसका परसेंटेज कम कर दिया जाए तो जनता को राहत मिल जाएगी, ठीक है। यही चीज़ें देखिए, दो जैसे जो तेल का उत्पादन है, ठीक है, 2015 में 1.73 लाख करोड़ रुपए हुआ था, और यहीं पर 2020 में 3.34 लाख करोड़ हुआ है, ठीक है। तो ये जो टैक्स कलेक्शन जो होता है, ये पूरा का पूरा जो टैक्स रेट बढ़े हैं, इसी के कारण हमारे यहाँ जो तेल की कीमतें जो हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब देखिए ओपेक कंट्रीज जितनी भी हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपना उत्पादन भी घटा दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा इम्पोज किया जाता है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि घरेलू उत्पादन में भी कमी आई है, कि जैसे जो हमारे यहाँ ओएनजीसी जो है, ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम है, ओएनजीसी, ठीक है, तो ये तेल शोधन का काम करती है और यह उत्पादन भी करती है, ठीक है। 2013-14 में 3.79 करोड़ टन तेल का उत्पादन हुआ था, जबकि 2019-20 में यही घटकर 3.22 करोड़ टन हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, भाई अगर हमारे घर में है नहीं, और जो हो भी रहा था उसमें भी कमी आई, प्लस बाहर से हमें आयात करना पड़ा, वो भी उस पर हम टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, तो तेल की कीमतें तो बढ़नी ही हैं। अगली चीज़ क्या है कि जो हमारे यहाँ तेल स्रोत खोजने का जो खर्च था वो भी घटाया गया है, उसको भी कम किया गया है। तो जैसे अगर हम खर्च की बात करते हैं तो पहले क्या था, 2014 में 11.7 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किया गया था तेल को खोजने में, जैसे ओएनजीसी काम करती है, ठीक है, तो इसको बजट मिलता है, भाई ये कार्य आपको करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में 2019 में अगर हम देखेंगे तो इसका बजट भी और कम कर दिया गया, 2019 में इसका 6,000 करोड़ कर दिया गया। तो ये भी सारे के सारे रीज़न जो हैं हमारे देश में तेल की बढ़ती कीमतों के हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल को नहीं रखा गया है, ठीक है, पेट्रोल को हाँ, बाहर रखा गया है, ठीक है। तो इस पर टैक्स जो है बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ एक्चुअल रीज़न है तेल की कीमतें बढ़ने का। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर उतने रेट नहीं हैं, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे ओवरऑल में आपके रीज़न हो गए, कारण हो गए, सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से सारी चीज़ों को बताया गया। 125 शब्दों में आप लोगों को प्रश्न को लिखना है, और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को जो यूपी पीसीएस में 2021 का बैच चल रहा है उसमें मिल जाएगी। जो लोग भी अपना बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 9140085178। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है, ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप डिलीट हो चुका है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।